Hello students, welcome to Super 7 revision series. This is the second video in which we are going to do 7 numericals and tabulated forms of expected questions which can come in CBSE board exams. First one is here from chapter number 13. यहाँ calculate कर रहे हैं birth rate which is equal to number of births divided by population in a given period of time. डेथ रेट का फॉर्मूला देखिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. बोथ आर एक्सप्रेस्ड एज चेंज इन नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इफ 8 इंडिविजुअल्स इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 फ्रूट फ्लाइज डाइड इन अ वीक, कैलकुलेट द डेथ रेट. सबसे पहले फॉर्मूला लिखिए डेथ रेट का, देन पुट द वैल्यूज. 8 इंडिविजुअल्स डाइड डिवाइडेड बाय टोटल 80 फ्रूट फ्लाइज. Answer is 0.1 individual per fruit fly per week. This is the death rate. Question number 2. In a pond, there were 20 hydrilla plants and through reproduction 10 new hydrilla plants were added. Calculate the birth rate. Formula लिखिए पहले birth rate का, then put the value. 10 new hydrilla plants divided by 20 hydrilla plants जो original थे, it comes out to be 0.5 offspring per hydrilla per year is the birth rate. Now, next question is from chapter number 6 based on the structure of DNA. In this, we will calculate the number of purine and pyrimidine bases in DNA. First of all, let us see the introduction of this. Watson and Crick model है ये, double helical structure है and it is made up of polynucleotide chains. What is this nucleotide? It is made up of 3 things, 1 base, सेकेंड शुगर जो पेंटोज शुगर है एंड डीऑक्सीराइबोज है, एंड थर्ड इज फॉस्फेट. बेसिस देखिए कौन कौन से हैं. प्यूरिन बेसिस एडेनिन एंड ग्यूएनिन, पिरिमिडिन बेसिस थायमिन एंड साइटोसिन. डायग्राम पर आइए. एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विद थायमिन बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्यूएनिन ऑलवेज कंबाइंड विद साइटोसिन बाय 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. एज पर ऑब्जर्वेशन ऑफ एरविन शेरगॉफ, सी जो लिखा हुआ है यहाँ पर राइट हैंड साइड पर, द रेशियो ऑफ ए एंड टी एंड रेशियो ऑफ जी एंड सी आर कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू 1. इट मीन्स ए अपॉन टी इज इक्वल टू 1 and C upon G is also equal to 1. Based on this, we will do the calculation now. Question number 3 देखिए आपके सामने है. DNA के सेगमेंट पे 1000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं एंड आउट ऑफ दिस 240 एडेनिन है. हमें कैलकुलेट करना है पिरिमिडिन बेसिस. अगर 240 एडेनिन है तो थायमिन भी 240 होंगे. ओके, टोटल नंबर इनको कैलकुलेट कीजिए. 240 प्लस 240 इट कम्स आउट टू बी 480 एंड देन सब्ट्रैक्ट दिस नंबर फ्रॉम टोटल न्यूक्लियोटाइड्स. 1000 में से माइनस करिए 480, इट इज 520. ये नंबर है ग्यूएनिन एंड साइटोसिन का. ओके, ग्यूएनिन का नंबर साइटोसिन के नंबर के बराबर होता है. ओके, सो बोथ आर 260. अब हमको थायमिन भी मिल चुका है, साइटोसिन भी मिल चुका है, दोनों पिरिमिडिन है. दोनों को ऐड कीजिए. 240 प्लस 260, आंसर इज 500 pyrimidine bases in this DNA segment. Next question is from chapter number 6 based on Michelson and Stahl experiment. यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे proportion of light and hybrid densities DNA. What was the experiment? This experiment proved that DNA replication is semi-conservative. और एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने ऑन ई कोलाई एंड दे ग्रू ई कोलाई इन मीडियम हैविंग हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन N15. और बहुत जनरेशन के बाद उन्होंने नोटिस किया कि जितने भी ई कोलाई हैं उन सब में जो डीएनए है वो हैवी डीएनए है. दे सेपरेटेड दिस डीएनए बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन इन अ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट. क्लियर, यू कैन सी द डायग्राम. यहाँ पर हैवी डीएनए दिखाया गया है. After this, they put this E. coli into N14 medium. 20 मिनट्स के बाद फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो डीएनए मिला है उसकी डेंसिटी इट इज़ मोर देन दैट ऑफ N14 एंड लेस देन दैट ऑफ N15. तो इंटरमीडिएट टाइप ऑफ डेंसिटी वाला डीएनए मिला. ये हाइब्रिड डीएनए था जिसमें 1 स्ट्रैंड N15 था जो पेरेंट से मिला और एक N14 था जो नया बना. So this is the hybrid DNA and it clearly indicates that DNA replication is semi-conservative. After 40 minutes, second generation में what they noticed, 2 DNA से 4 DNA के strands मिले. इन DNA के strands को फिर से उन्होंने centrifugation
करके इनको सेपरेट किया अकॉर्डिंग टू डेंसिटी इनकी, और उनके पास 2 बैंड्स मिले, वन लाइट बैंड एंड वन इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बैंड। ओके, तो वन उनको मिला लाइट डीएनए और दूसरा मिला उनको हाइब्रिड डीएनए। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट द डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। आप मिज़ेल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू कीजिए 4 जनरेशन तक और कैलकुलेट कीजिए रेशियो ऑफ 3 टाइप्स ऑफ डीएनए। यहाँ पर इसके लिए आपको टेबल बनाना है। टेबल पर सबसे पहले इसमें लिखिए चारों जनरेशन 1 2 3 4। ओके, और साइड में लिख लीजिए तीनों टाइप के डीएनए। हैवी डीएनए हमेशा 0 रहेगा इन ऑल द जनरेशंस। ओके, हाइब्रिड डीएनए हमेशा 2 रहेगा इन ऑल द जनरेशन। ओनली वी हैव टू कैलकुलेट नाउ द लाइट डीएनए। क्लियर? तो फर्स्ट जनरेशन में देखिए हमको दो डीएनए मिले थे, दोनों ही हाइब्रिड हैं क्योंकि 2 हाइब्रिड तो होंगे, तो लाइट डीएनए के नीचे 0 लिख दीजिए। सेकेंड जनरेशन में 4 डीएनए मिले, आउट ऑफ दीज 4 2 वर हाइब्रिड एंड रेस्ट ऑफ द 2 आर लाइट। और ये 4 डीएनए थर्ड जनरेशन में 8 डीएनए बनाएंगे, आउट ऑफ दीज 8 2 आर हाइब्रिड एंड रेस्ट आर लाइट। 6 नंबर लिख दीजिए यहाँ पर थर्ड पर। ओके, नाउ फोर्थ पर आइए। 8 डीएनए से 16 डीएनए में मिलेंगे हमको, और आउट ऑफ दी 16 2 आर हाइब्रिड एंड 14 आर लाइट। तो रेशियो बनाइए इसकी अब फोर्थ जनरेशन पर 0:2:14, or you can say 0:1:7. So answer is D. Next question is from chapter number 2 based on the formation of seed. Seed बनता है तो sexual reproduction से बनेगा. What is required for the formation of seed and how many? हमारे को यहाँ पर important है how many क्योंकि हमें calculation करना है. ओके, अब सीड को बनाने के लिए हमको चाहिए pollen grain. ओके, और हमको चाहिए mature embryo sac. सबसे पहले देखते हैं pollen grain कैसे बनता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस पर आइए. माइक्रोस्पोर मदर सेल है. ओके, इसमें मियोसिस होगा क्योंकि ये डिप्लॉयड है. फर्स्ट मियोसिस के बाद 2 सेल्स, सेकेंड मियोसिस के बाद 4 सेल्स मिलेंगे. ये टेट्राएड स्टेज कहलाता है और ये चारों सेल 4 pollen grain बनाएंगे. ओके, नाउ स्ट्रक्चर देखिए pollen grain का. इट हैज़ गॉट जनरेटिव सेल, इट हैज़ गॉट वेजिटेटिव सेल, और ये जो जनरेटिव सेल है ये डिवाइड होगा बाद में और 2 मेल गेमिट्स बनाएगा. यू कैन सी दैट 2 मेल गेमिट्स इन द pollen ट्यूब. ओके, तो हमारे पास मेल गेमिट तैयार हो गए हैं. कम टू मेगास्पोरोजेनेसिस. ओके, मेगास्पोर मदर सेल है, 2n नंबर क्रोमोसोम का है. मियोसिस 1 होगा, 2 सेल्स मिलेंगे. मियोसिस 2 होगा, विल गेट 4 सेल्स जो हैप्लॉइड सेल्स हैं. आउट ऑफ दीज 4 सेल्स 3 डीजनरेट हो जाएंगे जो ब्लैक कलर से दिखाए गए हैं, एंड ओनली 1 इज फंक्शनल मेगास्पोर. और ये फंक्शनल मेगास्पोर कन्वर्ट हो जाएगा मैच्योर एम्ब्रियो सैक में. मैच्योर एम्ब्रियो सैक में 7 सेल्स हैं और 8 न्यूक्लियस हैं. कौन कौन से सेल्स हैं देखिए. 3 एंटीपोडल सेल्स जो ऊपर हैं, नीचे देखिए 2 सिनर्गिड्स, और सिनर्गिड्स के ऊपर एक एग सेल है. तो ये 6 सेल्स हो चुके हैं 6 न्यूक्लियस के साथ. एक सेंटर में सेल है, सेंट्रल सेल, जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं. ओके, 2 पोलर न्यूक्लियर आर देयर. सो इट इज 7 सेल्स एंड 8 न्यूक्लियस. हमारे पास मेल गेमिट भी तैयार है, हमारे पास एम्ब्रियो सैक भी तैयार है. नाउ फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. इट इज डबल फर्टिलाइजेशन. 1 मेल गेमिट फ्यूज करेगा एग सेल से, जाइगोट बनेगा एंड इट विल चेंज इनटू एम्ब्रियो. 1 मेल गेमिट फ्यूज करेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा एंड दिस विल चेंज इनटू एंडोस्पर्म. दे विल फॉर्म द सीड नाउ. ओके, तो सीड बन चुका है. सीड बनने के लिए 1 pollen grain चाहिए, 2 मेल गेमिट्स चाहिए क्योंकि 1 pollen grain में 2 मेल गेमिट्स होते हैं, और 1 मैच्योर एम्ब्रियो सैक चाहिए. ये नंबर क्लियर है. नाउ डू द क्वेश्चन. टोमेटो का प्लांट है जिसमें 200 वायबल सीड्स बने हैं. उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं. ए, मिनिमम नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने चाहिए. 200. हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस रिक्विजिट नंबर ऑफ pollen grains. pollen grains 200 चाहिए, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल कितने चाहिए. 50, 1/4. ओके, देन हाउ मैनी pollen grains आर रिक्वायर्ड. 200 pollen grains are required. How many male gametes are required? Male gametes यहाँ पर चाहिए डबल, क्योंकि 1 pollen grain में 2 male gametes होते हैं, तो आंसर विल बी 400. How many megaspore mother cells are required?
1 मेगास्पोर मदर सेल से 1 एम्ब्रियोसैक बन रहा है तो हमें 200 मेगास्पोर मदर सेल भी चाहिए। नेक्स्ट आइए, मेयोटिक डिवीजन कैलकुलेट करना है टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन अ पी प्लांट। अब देखिए 400 एम्ब्रियोसैक चाहिए 400 सीड बनाने के लिए, तो 400 मियोसिस होगा तो हमें मिलेंगे 400 एम्ब्रियोसैक। और 400 पोलन ग्रेन्स कब मिलेंगे? जब 100 मियोसिस होंगे। ओके, सो टोटल मियोसिस कितना हो गया? 400 प्लस 100, द आंसर इज 500। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट इज द टेबल फ्रॉम चैप्टर नंबर 13। यहाँ पर पॉपुलेशन का इंटरेक्शन दिखाया गया है, स्पीशीज ए, स्पीशीज बी एंड नेम ऑफ इंटरेक्शन इज रिटन। ओके, देखिए प्लस साइन शो कर रहा है बेनिफिट को, माइनस साइन शो कर रहा है नेगेटिव इफेक्ट को या हार्मफुल इफेक्ट को, और जीरो शो कर रहा है न्यूट्रल इफेक्ट को। ओके, व्हेन प्लस साइन है दोनों तरफ, स्पीशीज ए और स्पीशीज बी में, तो दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिटेड हैं। इस इंटरेक्शन को कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसका एग्जाम्पल है लाइकेन, जहाँ एल्गी एंड फंगस दे लिव टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ ईच अदर। सेकेंड पर आइए, स्पीशीज ए नेगेटिव, स्पीशीज बी भी नेगेटिव है, यानी दोनों को एक दूसरे से नुकसान हो रहा है। दिस इज कॉल्ड एज कॉम्पिटिशन। इसका एग्जाम्पल है विजिटिंग फ्लेमिंगोज विच फाइट विद द रेजिडेंट फिशेज फॉर कॉमन फूड जू प्लैंक्टन इन साउथ अमेरिकन लेक्स। थर्ड पर आइए, स्पीशीज ई को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी को हार्मफुल इफेक्ट हो रहा है इसका। ओके, यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं पहले आपको, टाइगर एंड डियर। टाइगर इज अ प्रेडेटर, डियर इज अ प्रे, तो यहाँ पर टाइगर को बेनिफिट है और डियर को हार्मफुल है इसके लिए। टाइगर इज हार्मफुल फॉर डियर, दिस इज कॉल्ड एज प्रीडेशन। नेक्स्ट आइए, स्पीशीज ए को बेनिफिट हो रहा है, स्पीशीज बी को नुकसान हो रहा है, ये भी तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है? यहाँ पर स्पीशीज ए कंप्लीटली टोटली डिपेंडेंट है स्पीशीज बी पर फॉर फूड, फॉर रिप्रोडक्शन, और बी को नुकसान भी पहुँचाती है। दिस इज कॉल्ड एज पैरासिटिज्म, एग्जाम्पल इज लिवर फ्लूक। नेक्स्ट देखिए, कमेंसलिज्म। यहाँ पर स्पीशीज ए इज बेनिफिटेड और स्पीशीज बी को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। आंसर इसका है ऑर्किड्स लिविंग ऑन मैंगोज और बार्निकल्स लिविंग ऑन वेल्स। लास्ट आ जाइए, स्पीशीज ए को नुकसान हो रहा है एंड स्पीशीज बी न्यूट्रल है। ओके, यहाँ पर स्पीशीज बी को हम मान लेते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, जो पेनिसिलिन बना रहा है, एंड दिस पेनिसिलिन इज किलिंग बैक्टीरियाज। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एमेंसेलिज्म। अब आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको ये टेबल दिया हुआ है, इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है ए, बी, सी एंड डी। प्लस प्लस है तो ए इज म्यूचुअलिज्म, माइनस माइनस है तो बी इज कंपटीशन, प्लस माइनस है सी इज प्रीडेशन, एंड प्लस जीरो है डी इज कमेंसलिज्म। आफ्टर दिस इसमें आपको करना है इन चारों में से 3 को डिफाइन करना है और तीनों के एग्जाम्पल लिखने हैं। Clear? So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel for getting the information about my new video. Thank you so much.